कहानी शुरू होती है एक रैंडम से खेत में, जहां हमारा मेन गाय खड़ा है और लिटरली अपनी मैजिक से जमीन का एक बड़ा हिस्सा फ्लैटन कर रहा है। आसपास जो मजदूर थे वो बस शॉक में उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली किसी नोबल बॉर्न बंदे को एक्चुअल फिजिकल काम करते हुए देखना रेयर ही होता है। काम खत्म करने के बाद वो घर लौटता है और जैसे ही अंदर आता है, वहाँ की लड़कियाँ जिनके साथ वो हाल ही में रह रहा है उसका स्वागत करते हुए आ जाती हैं। वो उसे एक नज़र में देखकर ही बोल देती हैं कि वो काफ़ी टायर्ड दिख रहा है। और हाँ, उसे भी पता था कि वो एग्जॉस्टेड था, फिर भी उसे लगता था कि जब भी चांस मिले उसे मदद करनी ही चाहिए। थोड़ा आयरॉनिक था, क्योंकि असल में वो कभी भी एक ऑफिस टाइप रूटीन का आदमी रहा ही नहीं था। लड़कियां उसके बाद समझ गईं, लेकिन तभी उसने अचानक टॉपिक बदल दिया। फिर भी उसके माइंड में एक चीज़ चल रही थी। आज को ठीक 10 साल हो चुके थे उसके नॉर्मल लाइफ वाले दिनों को। तब वो रोज़ काम से लौटकर लिटरली ढह जाता था। शरीर आराम के लिए चिल्ला रहा होता था, लेकिन वो खुद को फोर्स करता कि चलो कुछ खा ही लेता हूँ। उसने जल्दी से खाना बनाया, टेबल पर बैठा और बिफोर ही न्यू इट आंखें हैवी होने लगी और वो सो गया। उसे लगा बस 2 मिनट की झपकी होगी, लेकिन जब वापस आंखें खुली तो पूरा माहौल ही अजीब था। आसपास की जगह, खाना और यहाँ तक कि प्लेट में दिख रही रिफ्लेक्शन, सब कुछ वैसा था और साथ ही बिल्कुल वैसा नहीं भी था। द फेस ही सॉ वाज़न्ट इवन हिज ओन। पहले उसे लगा शायद वियर्ड सा सपना है, लेकिन फील इतना रियल था कि डर सा बैठ गया। उसने फिर से सोने की कोशिश की कि शायद वापस अपने घर उठ जाए, लेकिन तभी एक आदमी अंदर आया। वो आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि चलो तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। हमारा बंदा पूरा कंफ्यूज था। उस अजनबी ने कहा कि वो उसका सबसे छोटा बेटा है। उस मोमेंट पे तो उसका दिमाग ही ब्लैंक हो गया। उसे अपना नाम तक नहीं पता था। कुछ सेकंड्स बाद एक और लड़का कमरे में आया, जिसे लोग एरिक कह रहे थे। एरिक आगे बढ़ के सबको थैंक्स बोलता है कि वो उसके बड़े भाई की शादी में आए हैं, और फिर वो हमारे कंफ्यूज नायक को अपना छोटा भाई इंट्रोड्यूस करता है, नाम रखते हुए वेंडेलिन वॉन बेनो बाउमाइस्टर। ये नाम सुनते ही जैसे उसकी मेमोरी में क्लिक हुआ, ओह सो दिस इज हु आई एम नाउ। फिर वेंडेलिन ने एरिक से पूछा कि सेलिब्रेशन किस चीज़ का है। एरिक ने बताया कि ये उनके सबसे बड़े भाई कर्ट की शादी का समारोह था। कर्ट ने जब से ये कंप्लेन शुरू की थी कि उसे कोई वाइफ नहीं मिल रही, तब से घर में टेंशन थी। अब वो इमिली नाम की एक नोबल फैमिली की लड़की से शादी कर रहा था, तो नेचुरली सब बहुत रिलीव्ड और खुश थे। वेंडेलिन ने क्यूरियोसिटी में पूछा, तो क्या इमिली के नोबल होने से हम भी नोबल बन गए? एरिक हंस के बोला, नहीं भाई, हम पहले से नोबल थे। और वेंडेलिन बस चुप हो गया, क्योंकि उसे अभी भी इस दुनिया के रूल्स की कुछ समझ नहीं थी। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि वो 5 साल के बच्चे के शरीर में है। एटलीस्ट ये राहत थी कि भाषा समझ में आ रही थी और खाना भी सरप्राइजिंगली अच्छा था। नोबल फैमिली का तीसरा बच्चा होने के नाते उसे कुछ प्रिविलेजेस तो मिल ही सकते थे। अगले दिन वो फैमिली के साथ खाने बैठा, लेकिन जो खाना आया वो पिछली रात के रॉयल फीस्ट जैसा बिल्कुल नहीं था। पतली सी सूप और पत्थर जैसी सख्त रोटी, जगह भी टूटी फूटी, बिल्कुल भी नोबल लाइफस्टाइल जैसी नहीं थी। वो एरिक के बारे में पूछता है और पिता बताते हैं कि वो मछली पकड़ने गया है। वेंडेलिन उसके पीछे भागता है और एंड में उसे पकड़ लेता है। यहाँ एरिक उसे सच बताता है, हाँ वो नोबल हैं, लेकिन अनबिलीवेबली गरीब नोबल। पिछली रात जो ग्रैंड फीस्ट था वो सिर्फ इमिली के परिवार को इम्प्रेस करने का एक्ट था। उन्होंने अपनी एक्चुअल रियलिटी छुपाने के लिए बहुत पैसा उड़ा दिया था। अब सच्चाई यही थी, सख्त रोटी, पतला सूप और रोज खुद मेहनत करके जीना। तभी एक और भाई वहाँ आता है और कंप्लेन करता है कि उसे इस फैमिली मीटिंग में बुलाया क्यों नहीं गया। फिर कुछ ही देर में और भाई आ जाते हैं और सब मिलके बात करते हैं उन 2 भाइयों की जो शादी में आए ही नहीं। वेंडेलिन को धीरे धीरे समझ आता है कि वो असल में परिवार का 8वां बच्चा है। कुछ दिनों में उसने ये भी जाना कि वो लोग हेलमोट किंगडम के एक बहुत रिमोट रीजन में रहते थे। कैपिटल में लगभग 10 लाख लोग रहते थे, बड़े शहर रिच नोबल्स के कंट्रोल में थे, लेकिन उनका इलाका बस 80,000 लोगों वाला एक निग्लेक्टेड सा क्षेत्र। यहाँ का फ्यूचर भी काफी ग्रिम लगता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ भाई सामान लेकर जा रहे हैं। वेंडेलिन दौड़ कर गया और पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि कर्ट की शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो घर छोड़ देंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस में उन्हें कुछ मीनिंगफुल मिलने वाला नहीं है। ज़्यादातर सब कुछ कर्ट का ही होगा, तो इसलिए बेटर है कि थोड़े पैसे लेकर बाहर निकलें और किसी दूसरे शहर में अपनी किस्मत आजमाएं, शायद एडवेंचरर बन के, शायद किसी ट्रेड में। वेंडेलिन अभी बच्चा था, तो वो सिर्फ खड़े होकर देख सकता था। एरिक ने उसे कहा कि लाइफ को हल्के में मत लेना, कुछ बड़ा करने की कोशिश करना। भाइयों के जाने के बाद वेंडेलिन लाइब्रेरी चला गया नॉलेज ढूंढने के लिए। शेल्फ्स खंगालते खंगालते उसे एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें एक क्रिस्टल बॉल और कुछ पेपर्स पड़े थे। उसने इंस्ट्रक्शंस पढ़े। ये क्रिस्टल बॉल किसी भी इंसान की मैजिक एफिनिटी डिटेक्ट कर सकता है। लिखा था कि हर इंसान के पास मैना होता है, लेकिन 10,000 में से मे बी एक ही होता है जो एक्चुअल में मैजिक चला पाए। और वेंडेलिन ने सोचा, ट्राई तो कर ही लेता हूँ, लूज क्या होगा।
उसने क्रिस्टल बॉल मेज पे रखा और स्टेप्स फॉलो करने लगा। सच कहूं तो उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कोशिश करता गया। पहले कुछ नहीं हुआ, वो ऑलमोस्ट गिव अप कर रहा था। तभी अचानक बॉल चमकने लगी। लाइट इतनी इंटेंस कि दूर से भी कोई देख ले। वो लिटरली फ्रीज हो गया। जब रोशनी नॉर्मल हुई, वेंडलिन इंस्ट्रक्शंस दोबारा पढ़ता है। अगर बॉल कई कलर्स में ग्लो करे तो मतलब व्यक्ति की मैजिक पावर बेहद रेयर और एक्सट्रीम लेवल की है और जितनी जल्दी हो सके उसे प्रॉपर टीचर ढूंढना चाहिए। वो शॉक में था, थ्रिल में भी था, लेकिन साथ ही उसे लाइब्रेरी में जादू पर और कुछ नहीं मिला। तभी उसके पिता अंदर आए और वेंडलिन ने पूछा कि क्या उनके पास मैजिक की और बुक्स हैं, लेकिन पिता ने सिंपल सा जवाब दिया, उन्हें पढ़ना तक नहीं आता और घर में यही कुछ पुरानी किताबें हैं। और बस यहीं से वेंडलिन की एक्चुअल जर्नी शुरू होने वाली थी। उस आदमी ने वेंडलिन को सीधे बोल दिया कि कमरे में बेकार घूमने की बजाय जंगल से थोड़ा फायरवुड ले आए। और जैसे ही वो जंगल में कदम रखता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, चल आज फिर मैजिक ट्राई करता हूँ। उसे पता नहीं था कि करना कैसे है, पर क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता है, अचानक एक आदमी लिटरली उसके सामने गिर पड़ता है। वेंडलिन डर के मारे उछल जाता है। मतलब इमेजिन करो तुम अकेले जंगल में हो और कोई रैंडम बंदा आसमान से टपक जाए। वो अजनबी खुद को एक मैजिशियन बताता है और कहता है कि उसे यहाँ किसी पुल की वजह से खींच कर लाया गया। एक्सप्लेनेशन सुन के भी वेंडलिन पर डर कम नहीं होता। तभी उसे नजर आता है एक मैसिव वाइल्ड बोर जिसके पास एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ था। जैसे ही उस जानवर की नजर उस पर पड़ती है, वो बिना वार्निंग के उसी की तरफ चार्ज कर देता है। वेंडलिन घबरा कर भागने लगता है, पर वो मैजिशियन उसे पकड़ लेता है और कामली बोलता है, हवा का जादू इमेजिन करो। वेंडलिन चीखने वाले मूड में था, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, मैं तो सच में बहुत डर गया हूँ। तब वो मैजिशियन थोड़ा सॉफ्ट टोन में समझाता है कि मैजिक का पूरा बेस इमेजिनेशन और माइंड कंट्रोल है। जो भी करना है उसे साफ दिमाग में विजुअलाइज करना होगा। वेंडलिन तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, रुको इस सुअर को रोक दो, बस इसे रोक दो। और बस उसी मोमेंट पे उसके हाथों से अचानक एक एयर ब्लास्ट निकलती है, सीधे बोर को हिट करते हुए, और उसे वहीं बेहोश कर देती है। वेंडलिन शॉक में फ्रीज हो जाता है और तभी वो आदमी मुस्कुरा के बोलता है, कांग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारा पहला स्पेल था। इसके बाद मैजिशियन खुद एक छोटा सा जेस्चर करता है और हवा का एक तेज झोंका निकालता है, इतना पावरफुल कि बोर कई पेड़ों से टकराकर वहीं ढेर हो जाता है। तभी वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है, एल्फ्रेड, डची ऑफ ब्लाउज का पूर्व कोर्ट मैजिशियन। वो वेंडलिन को बताता है कि वो उसे पूरी तरह ट्रेन करना चाहता है, उसे एक ऐसा मेज बनाना चाहता है जो उससे भी ज्यादा स्किल्ड हो। अगले दिन फैमिली के साथ बैठे हुए वेंडलिन की यादें उसी कॉन्वर्सेशन पर अटक जाती हैं। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्फ्रेड ने उसे ही क्यों चुना। वेंडलिन साफ बोल देता है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर एल्फ्रेड कहता है कि वो पैसे के लिए उसे नहीं पढ़ा रहा, उसे बस एक शिष्य चाहिए था, बस। लेकिन एल्फ्रेड ने एक रिक्वेस्ट रखी, मैजिक की प्रैक्टिस को सीक्रेट रखना पड़ेगा। ये बात वेंडलिन को थोड़ा चिंता में डाल देती है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो मैजिक कर सकता है तो उसे एयर पोजीशन से बाहर कर दिया जाएगा और घर में फैमिली ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो डिनर के दौरान कर्ट को बस ऑब्जर्व करता रहता है। फ्यूचर में किससे क्या दिक्कत आ सकती है ये सोचना उसी को था। फिर शुरू होता है उसका पहला प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन। एल्फ्रेड उसे बोलता है कि हाथों को टाइटली जोड़कर अपनी एनर्जी फोकस करो। ये मेजर्स की एक कॉमन टेक्निक होती है पावर स्टेबलाइज करने के लिए। वेंडलिन को एल्फ्रेड के हाथ आइस की तरह ठंडे लगते हैं, पर वो जल्दी ही फोकस वापस माइंड पे ले आता है और तभी उसे शरीर में एक इंटेंस एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। एल्फ्रेड कंफर्म करता है कि उसका मैना लेवल बहुत हाई है और उसकी क्षमता तो अभी बस शुरू ही हुई है। उधर उनके घर में वेंडलिन के पिता और कर्ट जादुई स्फेयर को किसी और जगह देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और वो दोनों हंसने लगते हैं कि उसे कोई पावर नहीं मिली होगी। वेंडलिन को ये सुन के थोड़ी ठेस पहुंचती है, पर वो चुप रहता है। अगले कुछ दिनों में वेंडलिन फास्ट स्पीड से एडवांस स्पेल सीखने लगता है। एल्फ्रेड उसकी ग्रोथ देखकर बार बार हैरान रह जाता है। मीटिंग्स हाइड करने के लिए वेंडलिन घर लौटते समय फॉरेस्ट से रेयर वेजिटेबल्स लेके आता है और बोल देता है कि ये सब उसे जंगल में कैजुअली मिल गई। फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि इतने टाइम बाद उन्हें फ्रेश खाना मिला था। लेकिन उसके पिता को थोड़ा सा शक होता है। वो मजाक में पूछते हैं, क्या तू हवा से उड़ के लेके आया ये सब? और फिर खुद ही हंसने पड़ते हैं और माँ भी उनके साथ हंस देती है। लेकिन कर्ट चुप रहता है, उसकी आंखों में साफ जेलसी दिखती है। कुछ दिनों बाद एल्फ्रेड वेंडलिन को स्काई में लेके जाता है ट्रेनिंग के लिए। वो उसे एयर सेंसिंग टेक्निक सिखाता है, जिसमें जीवों द्वारा निकली सटल वेव से उनकी पोजीशन पता चलती है। वेंडलिन कंसंट्रेशन से कोशिश करता है और जंगल में छिपे एक बर्ड को डिटेक्ट कर लेता है।
फिर वो मैजिक से एक स्टोन लॉन्च करता है और डायरेक्ट टारगेट पे लगा देता है। एल्फ्रेड फिर से इम्प्रेस्ड। उसने हंटेड बर्ड को फॉरेस्ट में मिले वसाबी से प्रिपेयर किया। फ्लेवर स्ट्रांग था पर दोनों को मजा आ गया। खाते हुए एल्फ्रेड उसे वार्न करता है कि जंगल का डीप हिस्सा बेहद डेंजरस है, वहां बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेकिन वहीं रेयर हर्ब्स और रिसोर्सेज भी हैं जिनके लालच में कई एडवेंचरर्स वहीं मर जाते हैं। डिनर खत्म होने पर वेंडलिन फिर ट्रेनिंग में लौटता है और बताता है कि कर्ट उसे सस्पिशियस नजरों से देख रहा था। एल्फ्रेड कामली समझाता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि उसे डाउट है कि वेंडलिन उससे आगे निकल सकता है और शायद एयर पोजीशन भी ले ले। वेंडलिन कहता है कि उसे ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर उसे समझ नहीं आता कि सिचुएशन हैंडल कैसे करे। तभी एल्फ्रेड एक नया रास्ता सुझाता है। एडवेंचरर बन जाओ, तुम फ्री माइंडेड हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और ये लाइफ तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। वेंडलिन इंस्टेंटली इमेजिन करने लगता है कि वो किन किन जगहों पर जा सकता है। उधर एल्फ्रेड थोड़ा पीछे मुड़कर अपना हाथ छुपाता है और उससे डार्क एनर्जी लीक हो रही थी। वो परेशान था पर वेंडलिन ने नोटिस नहीं किया। रात में वेंडलिन फैमिली को बताता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है और 12 इयर्स की एज में एडवेंचरर एकेडमी ज्वाइन करेगा। कर्ट सरप्राइजिंगली एक्साइटेड दिखता है। पिता सपोर्ट करते हैं पर साफ कहते हैं कि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। अगले दिन वेंडलिन एल्फ्रेड से बात करता है। एल्फ्रेड कहता है कि वो गिल्ड में सामान बेचकर उसी पैसे से अपनी एकेडमी फीस जुटा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सीखना होगा। इसलिए एल्फ्रेड उसे पकड़कर स्काई में उड़ान भराता है, इतना ऊपर कि वो बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। वेंडलिन दुनिया को ऊपर से देखकर लिटरली स्पीचलेस रह जाता है। रात में एल्फ्रेड अपने ब्लैक मैना को कंट्रोल नहीं कर पाता और दर्द से तड़पता है, और अगली सुबह फाइनली वेंडलिन हवा में तैरने में सफल हो जाता है। फ्लाइंग स्पेल का उसका पहला स्टेप। जब उसने एल्फ्रेड को ये बताया कि वो अभी भी उड़ने में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, तो गुरु ने उसे बड़ी कामली ये समझाया कि बेसिक्स तो उसने सीख ही लिए हैं और अब टाइम है कि वो खुद प्रैक्टिस करके अपनी स्किल इंप्रूव करे। लड़के को ये आइडिया ऑनेस्टली थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन एल्फ्रेड के थके हुए चेहरे को देखकर उसने सोचा कि शिकायत करके कोई फायदा नहीं, सो वो चुप रहा। कुछ घंटे बाद डिनर के टाइम गुरु ने ये सीरियस खबर दी कि उन्होंने जंगल के अंदर एक डेड लुकिंग क्रीचर देखा है और सबको जरा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ये प्राणी बिल्कुल ठंडे, सेंसलेस और पीले दिखाई देते हैं और टाइम बीतने के साथ साथ ये अपना होश खोकर अग्रेसिव ज़ॉम्बी टाइप बींग्स बन जाते हैं। नायक ही सुनकर हिल गया और नेचुरली इसका पहला ख्याल एल्फ्रेड की तरफ गया। उसी रात लड़का अपने गुरु तक उड़कर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसका मैजिक अभी भी अनस्टेबल था, वो डायरेक्टली ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी एल्फ्रेड वहां आ गया और उसने पूछा कि वो इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है। घबराए हुए लड़के ने बताया कि इस एरिया में एक अनडेड क्रीचर घूम रहा है और उसे लगा कि एल्फ्रेड खतरे में है। लेकिन एल्फ्रेड ने सरप्राइजिंगली काम रहते हुए कहा कि उसे पहले से ही ये सब पता है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लड़का इस बात को तब तक मानने को रेडी ही नहीं था जब तक उसने खुद गुरु से इसकी पुष्टि ना कर ली। तब एल्फ्रेड ने सच रिवील किया कि वो खुद एक अनडेड बीइंग है और ये सारी स्टोरी 5 साल पहले शुरू हुई थी। उसने बताया कि जब ड्यूक का बड़ा बेटा, जिसकी सर्विस वो करता था, अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया, तब ड्यूक ने कर्स फिल्ड जंगल में जाकर उसकी दवाई ढूंढने का फैसला किया। वो अपनी पूरी सेना के साथ गए, लेकिन वहां के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा थे कि सेना भी उन्हें रोक नहीं पाई। आखिर में एल्फ्रेड ने अपना सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करके ड्यूक की रक्षा की, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान थी। फिर भी उसके दिल में एक काम अधूरा रह गया था और इसी वजह से उसने एक अनडेड रूप में अस्तित्व बनाए रखा। उसने नायक को धीरे से बताया कि अगर कोई अनडेड क्रीचर अपना अधूरा काम पूरा कर ले तो वो आखिरकार शांति से रेस्ट कर सकता है। उसके केस में वो अनफिनिश्ड टास्क था अपने 30 साल के संचित मैजिकल नॉलेज को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो सच में उसकी लेगेसी को आगे ले जा सके, और उसी मोमेंट उसे उस छोटे लड़के की प्रेजेंस महसूस हुई थी। तब वो सिर्फ 5 साल का बच्चा था, लेकिन आज समय बहुत कम बचा था। एल्फ्रेड ने पूछना चाहा कि क्या वो वाकई वही सही इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। इसलिए उसने नायक को एक फाइनल टेस्ट को ऑफर दिया। उसे सेक्रेड मैजिक का इस्तेमाल करके एल्फ्रेड को क्लेंस करना होगा। इसका मतलब ये था कि उसे उस कर्ज से मुक्त करना और रिजल्ट में एल्फ्रेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लड़के ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि ये डायरेक्टली अपने गुरु को खोने जैसा था, लेकिन एल्फ्रेड ने इंसिस्ट किया कि उसका शरीर कर्ज से लगातार टूट रहा है और अब वो खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। वो किसी इनोसेंट को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए यही रास्ता सबसे सही था। फिर एल्फ्रेड ने उसे सेक्रेड मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाया। कुछ ही सेकंड्स में एक तेज लाइट उन दोनों को कंप्लीटली घेर लेती है। एल्फ्रेड ने महसूस किया कि मैजिक उसके शरीर को प्रभावित कर रहा है और उसने लड़के से बोला कि अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाओ, बट लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो डेस्परेटली अपने गुरु को बचाने की कोशिश कर रहा था।
तब एल्फ्रेड ने उसे उसके साथ बिताए सारे अच्छे मोमेंट्स याद दिलाए, कैसे उसने उसे ग्रो करने में, एक बेटर इंसान बनने में गाइड किया था। लेकिन अब उसे उसी लड़के की मदद की जरूरत थी। आंखों में भारी आंसू लेकर नायक ने आखिरकार अलविदा कहा और पूरी ताकत के साथ प्योरिफिकेशन शुरू कर दिया। एल्फ्रेड ने उसके शक्तिशाली मंत्र की तारीफ की और कहा कि वो एक दिन सच में एक महान मजिशियन बनेगा। उसने उसे हमेशा अपना बेस्ट देते रहने की सलाह दी और फेड होने से ठीक पहले कहा कि वो उम्मीद करता है कि किसी दूसरी दुनिया में उनसे फिर मुलाकात होगी। अगले ही पल एल्फ्रेड गायब हो गया, नायक को बिल्कुल अकेला छोड़कर। एक ऐसे इंसान के जाने का दुख जो उसके लिए सिर्फ गुरु नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त था। साल बीतते गए और आखिरकार वो दिन आया जब नायक एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो चुका था। उसने अपने घर को अलविदा कहा और उस शहर की तरफ निकल पड़ा जहां से उसकी जर्नी एक ऑफिशियल एडवेंचरर के रूप में शुरू होने वाली थी। लंबी यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां ऑलरेडी कई यंग लोग इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन वहां पहुंचकर नायक थोड़ा अनईजी फील कर रहा था, क्योंकि पिछले 7 सालों से उसने अपनी मैजिक से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचने के लिए जानबूझकर लोगों से दूरी बनाई रखी थी। अब जब वो लोगों के बीच था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है। जब उसका इंट्रोडक्शन देने का टाइम आया, उसने देखा कि बाकी सब उसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। इससे उसकी नर्वसनेस और बढ़ गई। फिर टीचर ने रजिस्ट्रेशन शीट्स बांटी, सबको अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम फिल करने थे। 1 महीने बाद प्रैक्टिकल लेसन शुरू होने वाले थे और वो सब टीम में होने वाले थे। ये सुन के नायक टेंशन में आ गया। वो किसी को जानता ही नहीं था। लंच ब्रेक में भी वो अकेला ही बैठा रहा। ये उसे और दुखी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, बट वो बस कर नहीं पा रहा था। पास की ही टेबल पर 2 क्लासमेट्स लुइस और सुजैन आपस में उसकी गॉसिप कर रहे थे। उन्हें सुना था कि उसकी मैजिकल स्ट्रेंथ कई एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स से भी ज़्यादा है और इसी वजह से एकेडमी ने उसे सिलेक्ट किया है। उन्होंने ये भी सुना कि उसके प्रीवियस मजिशियन ने उसे ट्रेन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके पास ऐसे टैलेंट को सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तभी एल्विन नाम का एक लड़का उनके पास आया और बोला कि चूंकि बहुत लोग नायक के साथ सेम ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो वो तीनों एक प्रॉपर टीम बना सकते हैं और उसके ग्रुप में जगह पाने की कोशिश कर सकते हैं। एल्विन एक टैलेंटेड वॉरियर था और वो, लुइस और सुजैन तीनों नोबल फैमिलीज के एड्स थे। नायक की पावरफुल मैजिक के साथ मिलकर उनकी टीम आसानी से स्टैंड आउट कर सकती थी। उधर नायक अभी भी कहीं कॉर्नर में बैठा किसी से जुड़ने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। उसे नहीं पता था कि बाकी स्टूडेंट्स एक्चुअली रेस कर रहे थे कि कौन उसे पहले अप्रोच करेगा। टीचर ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है और उन्होंने सजेस्ट किया कि जो लोग जल्दी कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स कमाना चाहते हैं वो बायोटेरियम में जाकर हंट्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो छोटे हैं ये काम ग्रुप में ही करना चाहिए। ये बात सुनकर नायक फिर से परेशान हो गया, क्योंकि उसका तो कोई ग्रुप था ही नहीं। एल्विन ने लड़कियों से कहा कि नायक शायद ये डिसाइड कर रहा होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और तभी वो ग्रुप चूज करेगा। इसीलिए एल्विन ने आइडिया दिया कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्रीचर्स हंट करके उसे इंप्रेस करना चाहिए। अगला दिन आते ही एल्विन की टीम 3 बड़े हंट्स लेकर वापस आई, बाकी सभी ग्रुप से ज़्यादा। लेकिन सब कुछ उस वक्त एकदम बदल गया जब नायक वहां पहुंचा और उसने अपनी मैजिकल पाउच खुली। अंदर से उसने एकदम ह्यूज रेजर शार्प दांत निकाले, इतने बड़े कि बाकियों के मुकाबले वो लिटरली मॉन्स्टर्स लग रहे थे। पूरा माहौल स्टन पड़ गया। ये देखकर बाकी ग्रुप्स ने सीधा कंपटीशन ही छोड़ दिया, क्योंकि ऑनेस्टली उसके लेवल तक पहुंचने का सोचना भी इम्पॉसिबल था। नायक को उसकी हंटिंग फीस मिल गई और उसने सोचा कि शायद वो किसी को साथ खाना खाने बुला ले, लेकिन आसपास नजर दौड़ाई तो कोई ही नहीं था। ये देखकर उसके मन में हल्की सी उदासी आ गई। उसी रात एल्विन ने अपने 2 साथियों से बात की और वहां उन्हें एक सरप्राइजिंग बात महसूस हुई। तीनों की लाइफ में एक कॉमन दर्द था। उन्हें उनके परिवारों में इसलिए पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वह एल्डेस्ट बच्चे नहीं थे, यानी फैमिली टाइटल्स उन्हें कभी नहीं मिलने वाले थे। फिर भी उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी विल पावर एवरेज से कहीं स्ट्रांग है। ये मैजिक के लिए तो काफी नहीं था, लेकिन बॉडीज को टफ बनाने के लिए और उन्हें बेहतर फाइटर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। पर एल्विन हार मानने में बिलीव नहीं करता था। उसने सजेस्ट किया कि उन्हें नायक का अटेंशन खींचने के लिए और भी बड़े मॉन्स्टर्स का शिकार करना चाहिए। अगले दिन वे सभी कर्स्ड फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही वुल्व्स के एक पूरे पैक ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच नायक भी उसी जंगल में शिकार ढूंढने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसे अचानक उन वुल्व्स की प्रेजेंस और अपने क्लासमेट्स की हालत का एहसास हुआ। उसने इसे एक चांस टू मेक रियल फ्रेंड्स की तरह देखा और उनकी मदद करने का फैसला किया। जब वे तीनों लड़के ऑलमोस्ट हार चुके थे और गंभीर चोट खाने वाले थे, तभी नायक ने उनके सामने एक मैसिव स्टोन वॉल कॉन्जोर कर दी, जिसने उन्हें बचा लिया। एल्विन और उसके दोस्त इस तरह फूलिश तरीके से उसका ध्यान खींचने के लिए माफी मांगने लगे। उन्होंने साफ कहा कि वे उसके ग्रुप का हिस्सा बनने के योग्य नहीं हैं। नायक कुछ समझाने ही वाला था, तभी टीचर अचानक वहां पहुंचा, एक ऐसी खबर लेकर जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। शहर के ड्यूक ने पूरी क्लास को अपने मैंशन में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट किया था। सबके चेहरे एक्साइटमेंट से चमकने लगे
और टॉपिक तुरंत बदलकर इनविटेशंस पर आ गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूक को असली इंटरेस्ट सिर्फ नायक में है। अगले दिन पूरी क्लास उस ग्रैंड पार्टी में पहुंची जहां कई नोबल्स मौजूद थे। ड्यूक ब्लेड भी वहां आए, लेकिन उन्होंने बाकी सारे नोबल्स को इग्नोर करते हुए सीधे नायक पर ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ उसी को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लोकल नोबल से मिलकर खुशी हुई। नायक ने पोलाइटली माफी मांगी और बताया कि उसका परिवार बहुत दूर रहता है, इसलिए उनका यहाँ आना पॉसिबल नहीं था। ड्यूक ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें माफी की तो कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने नायक को अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाया। नायक मान गया, लेकिन एक शर्त पर। वह अपने साथ उन 3 लड़कों को भी ले जाना चाहता था जिन्हें उसने अभी हाल ही में बचाया था, और उसने कहा कि अब वे उसके ग्रुप का हिस्सा है। एल्विन और उसकी टीम ये सुनकर लिटरली हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कुछ देर बाद वे सभी एक कमरे में पहुंचे जहां ड्यूक ने उन्हें ब्लैंटैक से मिलवाया, जो उनके दरबार का सबसे पावरफुल मजिशियन था और एल्फ्रेड का पूर्व मास्टर। ब्लैंटैक ने नायक का स्वागत किया और बताया कि एल्फ्रेड की डेथ कई साल पहले कर्स्ड फॉरेस्ट में हुई थी। उसने अपने मैजिक से उसे खोज भी लिया था। जब ब्लैंटैक उसे ढूंढ पाया, तब एल्फ्रेड एक बोलते हुए अनडेड क्रिएचर में बदल चुका था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी प्रेजेंस अचानक गायब हो गई, और इसका सिर्फ एक मतलब था, एल्फ्रेड ने अपना गोल पूरा कर लिया था। ब्लैंटैक को यह बात ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगी, क्योंकि एल्फ्रेड उससे भी ज्यादा पावरफुल था। किसी का उससे भी ऊपर होना प्रैक्टिकली अविश्वसनीय था। लेकिन उसी समय एल्फ्रेड के गायब होने की थोड़ी ही देर बाद जंगल के पास एक ऐसा बच्चा दिखाई दिया जिसकी मैजिकल ऑरा हर किसी का ध्यान खींच रही थी, और उसके हाथ में एल्फ्रेड का बैग भी था। वही बैग जिसे कोई भी तब तक यूज नहीं कर सकता था जब तक एल्फ्रेड खुद उसे ना दे। ये सुनकर नायक एकदम आश्चर्य में पड़ गया। उसने बताया कि एल्फ्रेड उसका टीचर था, उसने उससे बहुत कुछ सीखा था। ये सुनकर ब्लैंटैक रियली में खुश हो गया और उसने पूछा कि एल्फ्रेड के फाइनल मोमेंट्स कैसे थे। ये सवाल सुनते ही नायक अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसे याद आ गया कि उसने अपने मास्टर को प्योरीफाई किया था। इस बात से ड्यूक और मजिशियन दोनों बहुत गहराई से प्रभावित हुए। आखिरकार उस वक्त वो सिर्फ एक बच्चा था। ब्लैंटैक ने उसे दिल से धन्यवाद कहा, क्योंकि उसी की वजह से एल्फ्रेड आखिरकार शांति पा सका। नायक को ये जानकर थोड़ी राहत मिली, और उसने आगे बताया कि एल्फ्रेड ने युद्ध में मारे गए 2000 सैनिकों की बिलोंगिंग्स अपने पास रखी थी और वह सब वापस करना चाहता है। कुछ घंटों बाद एल्विन की टीम बाहर बैठकर उन्हीं बातों पर डिस्कस कर रही थी। वे अपने साथी के बारे में ये सब जानकर अभी भी शॉक में थे। तभी नायक वहां पहुंचा और देर से आने और अपनी पहचान पहले ना बताने के लिए माफी मांगी। लेकिन एल्विन की टीम ने साथ चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ उसका फायदा उठाने आए थे। गुस्सा होने की जगह नायक हल्का सा हंस पड़ा, क्योंकि वह उन्हें वास्तव में सिर्फ ड्यूक का अकेले सामना करने से बचने के लिए साथ लाया था। इसलिए उसने कहा कि अगर वे चाहें तो एक रियल ग्रुप बनाया जाए। वह चाहता था कि उसके दोस्त हों, क्योंकि उसके टीचर ने हमेशा कहा था कि लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो, और वो चाहता था कि कुछ लोग उसके साथ चलें। इसी समय ब्लैंटैक और ड्यूक अंदर आ गए। ड्यूक ने बताया कि एल्फ्रेड की छोड़ी हुई सारी चीजों का 20% अब नायक का है, मतलब 2000 गोल्ड कॉइन्स और एक ह्यूज मैंशन जो पहले एल्फ्रेड की संपत्ति थी। नायक ये सुनकर दंग रह गया। अचानक उसके पास शहर में धन भी था और एक बड़ी प्रॉपर्टी भी। कुछ दिनों बाद नायक को अपने भाई की शादी का निमंत्रण मिला, जो रॉयल कैपिटल में होने वाली थी। उसने दोस्तों के साथ जाने का फैसला किया और ब्लैंटैक के साथ एक फ्लाइंग शिप में यात्रा शुरू की, जहां मजिशियन मस्त होकर शराब पी रहा था। एल्विन को डरते हुए भागते देखकर ब्लैंटैक ने कहा कि जहाज तभी गिरेगा जब कोई ड्रैगन अटैक करेगा, और जैसे यूनिवर्स ने उसकी बात सुन ली हो। उसी पल एक भयानक तूफान उठा और जहाज के पीछे एक अनडेड ड्रैगन प्रकट हो गया। सैनिकों ने सभी यात्रियों को शांत करने की कोशिश की और बोले कि ब्लैंटैक इस बीस्ट को संभाल लेगा। लेकिन मजिशियन ने कैप्टन के सामने चुपचाप स्वीकार किया कि वो प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, इसलिए वो इस क्रिएचर से लड़ नहीं पाएगा। फिर भी उसने नायक को एक ऐसे पर्सन के रूप में प्रेजेंट किया जो इस चैलेंज को हैंडल कर सकता है। लड़का थोड़ा स्टंट रह गया, लेकिन चूंकि यही एकमात्र ऑप्शन था, उसने चैलेंज स्वीकार कर लिया। ब्लैंटैक ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और नायक अपने मैजिक का यूज करते हुए उड़कर उस ड्रैगन के पास पहुंच गया। उसने प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो क्रीचर अचानक अटैक कर गया और उसे कई बार डॉज करना पड़ा। खुद को स्टेबलाइज करने के बाद उसने ध्यान फोकस किया और प्योरिफिकेशन का एक पावरफुल स्ट्राइक किया जो सीधे ड्रैगन पर लगा। फिर वो क्रीचर एक तेज लाइट में एनवेलप हो गया और कुछ ही सेकंड्स में उसका एग्जिस्टेंस वैनिश हो गया। केवल उसका स्केलेटन बचा जो हवा में स्लोली डिस्पर्स होने लगा। ब्लैंटैक ने उसे हड्डियां कलेक्ट करने का एडवाइस दिया, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल थी। लेकिन नायक का फोकस सबसे ज़्यादा उस ड्रैगन के छोड़े हुए रेड क्रिस्टल पर गया, जिसमें कुछ स्पेशल एनर्जी महसूस हो रही थी।
कुछ घंटों बाद बाकी ट्रैवल बिना किसी इंसिडेंट की कंप्लीट हुई और उनका ग्रुप फाइनली कैपिटल पहुंचा। जैसे ही वे जहाज से उतरे, ब्लैंक टैक ने नायक का इंट्रोडक्शन आर्टीरियो से किया, जो उसका पुराना एडवेंचरस कंपेनियन था, और कहा कि वो आगे अकेले जाएगा क्योंकि उसे शहर में एक अर्जेंट टास्क पूरा करना था। नायक और उसके दोस्तों ने आगे की प्लानिंग शुरू की, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स का ग्रुप उन्हें सराउंड कर लिया। सभी थोड़े पैनिक हो गए, सोचने लगे कि कहीं उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तभी एक सोल्जर ने उन्हें धन्यवाद कहा कि उन्होंने डेड ड्रैगन को एलिमिनेट किया। उसने ये भी बताया कि वे किंग के ऑर्डर्स पर आए थे और उन्हें पैलेस में बुलाया गया है। ये सुनकर नायक थोड़ा शॉक्ड हुआ और कुछ ही मोमेंट्स में वो थ्रोन रूम में एंटर कर चुका था। कई नोबल्स उसे क्यूरियोसिटी भरी आंखों से देख रहे थे। अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किंग के सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी सभी ने बो किया और किंग ने उसे खड़े होने को कहा। किंग इतना इम्प्रेस थे कि ऐसे यंग पर्सन को इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हुए देखा, इसलिए उन्होंने जहाज और क्रू की सुरक्षा और ड्रैगन के एनकाउंटर में उनके एफर्ट्स के लिए हार्टफेल्ट थैंक्स दिया। उनके प्रयासों के सम्मान में उन्हें बैरनेट की टाइटल देने का फैसला किया। इस बीच ब्लैंटैक नायक के दोस्तों और उसके भाई से बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि शायद उसे टाइटल मिलेगा, लेकिन इससे वो कैपिटल का नोबल नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास अपने फादर की तरह अपना टेरिटरी नहीं था। वो अभी भी नए एडवेंचर्स एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन बिगेस्ट कंसर्न उसके लिए ये था कि नोबल क्लास के सभी फॉर्मेलिटीज और रूल्स फॉलो करने होंगे। उसी बीच नायक ने दो नोबल्स को डिबेट करते देखा कि ड्रैगन की हड्डियां और क्रिस्टल का रिवॉर्ड किसको मिलेगा। उसने समझाया कि उसे इतना वेल्थ नहीं चाहिए, लेकिन दोनों अपनी बहस में लगे रहे। तभी एक एल्डरली जेंटलमैन ने बीच में इंटरवीन किया और रिमाइंड किया कि किंग ने नायक को लाइट एनवॉय की टाइटल भी दी है, इसलिए उसे पब्लिकली आर्ग्यू करना ठीक नहीं है। बड़ी स्मार्टली उस एल्डरली जेंटलमैन ने नायक को समझाया कि वो अब चर्च का लीडर भी है और उसे उनका सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा डिबेटिंग दोनों के अलग इंटरेस्ट थे। एक आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर था जो उसे आर्मी में रिक्रूट करना चाहता था, और दूसरा फाइनेंस ऑफिसर था जो मिनिमम रिवॉर्ड देना चाहता था। नायक इंटरनली ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लोग उसमें इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। सेम डे बाद में नायक पैलेस से बाहर निकला और सडनली एक बियर माउंटेड वॉरियर से टकराया जो एक्साइटमेंट में चिल्ला उठा। वो आदमी दावा कर रहा था कि वो आर्या एम्पायर का बेस्ट वॉरियर है और कहा कि अब जबकि नायक को प्रेस्टीजियस टाइटल और किंग का रिस्पेक्ट मिल गया है, बहुत लोग उसे फाइन करेंगे, कुछ उसके साथ काम करना चाहेंगे और कुछ अपनी डॉटर्स की मैरिज प्रपोज करेंगे। उसके मुताबिक पहले की तरह स्ट्रीट्स में अननोटिस घूमना अब मुश्किल होगा। इससे नायक थोड़ा परेशान था। वो बस फ्रीडम और पीसफुल लाइफ चाहता था, बिना किसी इंटरफेरेंस के। अगले दिन वो अपने भाई की वेडिंग में गया। उसने देखा कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं और जल्द ही रीज़न बताया। उन्हें कर्ट से कोई गिफ्ट नहीं मिला, केवल एक अपॉलॉजी नोट मिला जिसमें लिखा था कि उसके पास फंड्स नहीं है। ये कंफ्यूजिंग था क्योंकि लैक ऑफ गिफ्ट एरिक की तरफ से डिसरिस्पेक्ट माना जाता था। ऊपर से ब्राइड भी कोई लैविश गिफ्ट नहीं ला सकती थी, और भाई सिटी के लॉर्ड की सर्विस में सिर्फ गार्ड्स थे, वही जिनकी नायक सर्विस करता था, इसलिए ज़्यादा फैंसी आइटम्स खरीदना पॉसिबल नहीं था। नायक ने तुरंत उनकी प्रेडिकेमेंट समझी और भी थॉटफुल गिफ्ट्स खरीदकर उन्हें मदद करने का फैसला किया। इस वजह से एरिक अपनी वेडिंग बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के कंप्लीट कर पाया। सेरेमनी के बाद आर्टीरियो नायक के पास आया। देखकर कि वो थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा है, उसने वही चीज़ दी जो उसने रिक्वेस्ट की थी, एक तरह का राइस। नायक उसे पाकर बहुत खुश हुआ। बिना डीले वो अपने फ्रेंड्स के साथ घर गया और उनके साथ मिस्सो बनाने में हेल्प मांगी। वो लंबे समय से उस डिश को फिर से टेस्ट करना चाहता था, लेकिन ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पा रही थी। अपने फ्रेंड्स और मैजिक की मदद से उसने मीसो फर्मेंटेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया, जिससे पूरे साल का वेट बच गया, और इस तरह फाइनली उसे वो डिश टेस्ट करने का चांस मिला जिसे वो इतने लंबे समय से मिस कर रहा था। उससे उसे सच में बहुत खुशी हुई। हालांकि वो नोबल क्लास का एडमायरर नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि कैसे वो अपनी पोजीशन का यूज़ दूसरों की हेल्प करने के लिए कर सकता है और उन स्मॉल जॉयस का आनंद ले सकता है जो उसकी बर्थ लाइफ में शायद कभी पॉसिबल नहीं थे। कुछ दिन बाद उसे होएनहाइम के कार्डिनल द्वारा आयोजित की गई सेरेमनी में इन्वाइट किया गया। कार्डिनल ने आने के लिए धन्यवाद कहा और बातचीत शुरू की। बदले में नायक ने ग्रैटिट्यूड के सिंबल के तौर पर उन्हें एक गिफ्ट दिया। बातचीत के बीच कार्डिनल की ग्रैंड डॉटर हॉल में एंटर हुई। उसका नाम था एलिस होएनहाइम। उसे देखकर नायक ने इंस्टेंटली महसूस किया कि उसमें एक मैसिव मैजिकल पावर है। कार्डिनल ने बिना हेजिटेशन बताया कि उसकी ग्रैंड डॉटर में हीलिंग का ब्लेसिंग है। नायक इंप्रेस हुआ क्योंकि वो खुद केवल प्योरिफिकेशन मैजिक यूज कर सकता था और वूंड्स नहीं हील कर सकता था। उसने इमेजिन किया कि एलिस कितने लोगों की हेल्प करती होगी। जेन ने कंफर्म किया कि उसने सच में चर्च में बहुत लोगों की हेल्प की है। हालांकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी पोती नन बने, लेकिन उनका इरादा था कि उसकी शादी हो जाए।
नायक ने मजाक में कहा कि उसके कई लवर्स होंगे। कार्डिनल ने हंसते हुए कंफर्म किया कि कई नोबल्स पहले ही मैरिज के लिए प्रपोजल दे चुके हैं। मजाकिया अंदाज में नायक ने कहा कि शायद उसे भी इस लाइन में शामिल होना चाहिए। जोकिन फैन ने जवाब दिया कि वो इस पर सोचेंगे, लेकिन नायक ने तुरंत याद दिलाया कि दोनों अभी माइनर हैं और अभी मैरिज नहीं कर सकते। उन्हें अपने अनमैरिड लाइफ के आखिरी सालों का आनंद लेना चाहिए। फिर भी कार्डिनल ने कहा कि डील पक्की हो चुकी है। नायक ने इसे बस मजाक समझा और विरोध किया, लेकिन अब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी कार्डिनल की ग्रैंडडॉटर से, जिसे होहेनहाइम फैमिली का सेंट माना जाता था। बाद में कार्डिनल ने अपने सर्वेंट से प्राइवेट डिस्कशन की, जिसने उसकी ग्रैंडडॉटर को इतने पावरफुल व्यक्ति से मिलाने की स्ट्रेटेजी की प्रेस की। हालांकि नायक का कोई हाई नोडल रैंक नहीं था, फिर भी एल्टन किंग का टाइटल उसे पर्याप्त प्रेस्टीज दे रहा था। इसके अलावा कार्डिनल को याद आया कि अब उनके पास और ज्यादा वेल्थ है डेड ड्रैगन को हराने के रिवार्ड के कारण। इस बीच नायक ने अपने कंपेनियंस और भाई को ये न्यूज़ बताई। उसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन उसे ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि उसने एलिस से मुश्किल से ही बात की थी। दूसरों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके भाई ने बताया कि उसने अपनी पत्नी से केवल मैरिज डे ही मिलकर बात की थी, जो नोबल क्लास में कॉमन था। ये सुनकर नायक थोड़ा परेशान हुआ, फिर भी उसने कैपिटल छोड़ने की प्लान मेंटेन की। कुछ समय बाद उसने जोकर का डिस्गाइज पहनकर बाहर निकलने का डिसाइड किया ताकि स्ट्रीट्स में किसी की नजरों से बच सके, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। उसने और ज्यादा अटेंशन खींचा। एल्विन के साथ वो एलिस के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने गया। जब वे शॉप से बाहर निकले, नायक ने उसी स्पीयर विल्डिंग सोल्जर को देखा जो हमेशा नौकरी मांगता था। उसने हाइड करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सोल्जर ने उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया, भले ही वो डिस्गाइज में था, और दौड़कर उसके पास आया। उसने कहा कि ये नायक है जिसने ड्रैगन को हराया, इसे भूलना नामुमकिन है। नायक ने उसे अपनी वॉइस धीमे करने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वहां से एस्केप करने के लिए नायक एल्विन के साथ टेलीपोर्ट कर गया। घर वापस आकर वो फ्रस्ट्रेटेड था। वो कुछ खरीद भी नहीं सकता था क्योंकि लोग उसके लिए काम करने के लिए कह रहे थे। उसके भाई ने सुझाव दिया कि किसी को एम्प्लॉय किया जाए ताकि इन रिक्वेस्ट्स को हैंडल किया जा सके। एल्विन तैयार हो गया और नायक को ये अच्छा आइडिया लगा। उसने ये काम उसके हाथ में छोड़ दिया, जिससे एल्विन भी हैरान रह गया। अब वो ऑफिशियली नायक के लिए काम करता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि इस पोजीशन तक पहुंचना इतना आसान होगा। इसके बाद नायक कार्डिनल के क्रिप्ट में टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन होहेनहाइम ने उसे देख लिया क्योंकि वो उसकी विंडो के बहुत पास दिखाई दिया। उसने हाइड करने की कोशिश की, लेकिन एलिस ही थी जिसने उसे ढूंढ लिया। फिर वो उसे छत पर ले गया और कहा कि वो एंगेजमेंट के बारे में बात करना चाहता है, सिर्फ दोनों के बीच में। एलिस मान गई और बोली कि उसे उसके ग्रैंडफादर के डिसीजन पर कोई सरप्राइज नहीं है। दूसरी तरफ नायक समझ नहीं पा रहा था कि वो इसे इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, जबकि वे दोनों मुश्किल से ही जानते थे। एलिस ने जवाब दिया कि उसकी प्रेस्टीज एज द हीरो हु डिफीटेड अ माइटी ड्रैगन पहले से ही सभी जानते हैं और उसकी वाइफ बनना उसके लिए ऑनर की बात होगी। नायक उसकी सिंसेरिटी से बहुत इंप्रेस हुआ। उसने महसूस किया कि शायद उसे फोर्स किया जा रहा है, लेकिन उसके काम बिहेवियर ने नायक को सिचुएशन हैंडल करने में कंफर्ट दिया। उस रात एल्विन ने बाकी 2 मेंबर्स को बताया कि अब वो नायक के लिए काम करता है, यानी वो वहां कमांड कर सकता था। एक कंपेनियन हैरान थी, लेकिन उसने कहा कि वो भी नायक के लिए काम करना चाहती है। एल्विन ने वादा किया कि वो उनसे डिस्कस करेगा और डिसाइड करेगा कि क्या वे सच में वहां रह सकते हैं। लुइस को उम्मीद थी कि ऐसा पॉसिबल होगा। आखिरकार नायक सच में चाहता था कि ये महिलाएं उसकी सबॉर्डिनेट्स बने। हालांकि वो थोड़ा अनॉयड था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये पॉसिबल होगा और कंपेनियन का एटीट्यूड उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने सुजैन को सजेस्ट किया कि वो एल्विन के इंटरफेरेंस के बिना नायक के पास रहने का कोई तरीका खोजे। थोड़ा सोचने के बाद लुइस ने डिसाइड किया कि बेस्ट वे यही होगा कि वे नायक की सेकेंडरी वाइफ्स बन जाएं। लुइस को यह आइडिया पसंद आया क्योंकि इससे नायक बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के एलिस से मैरिज कर सकता था। इस तरह वे नायक के साथ रहेंगी, एल्विन के अधीन नहीं बल्कि उसकी कंपेनियंस के रूप में। उसी समय नायक वहां आया, लेकिन उसने उनकी बातें ज्यादा ध्यान से नहीं सुनी और जैसे ही फूड रेडी होने की सूचना मिली, तुरंत खाने चला गया। रात को नायक को लिस से अगले दिन डिनर का इन्वाइट मिला। फिर भी उसने अपने 2 कंपेनियंस के बीच चल रही डिबेट को सुन लिया जो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन नायक ने एलिस के साथ डिनर किया। ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए उन्होंने बस खाने के बारे में बात की और कहा कि ये बहुत टेस्टी लग रहा है। जब वे काम खत्म करके जाने वाले थे, बटलर ने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट मीटिंग में किसी गिफ्ट या कमिटमेंट के प्रूफ के साथ अग्रीमेंट फाइनलाइज करना ट्रेडिशन है। तो वे जल्दी से सिटी के एक क्राफ्ट्समैन के पास गए जिसने रॉयल लुकिंग रिंग्स डिस्प्ले की। नायक ने रिंग्स देखी, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं लगी। वे बहुत एक्सपेंसिव थी, जिसे नायक भी सरप्राइज था। फिर उसकी नजर एक ऐसी रिंग पर पड़ी जो बाकी से अलग थी और परफेक्ट लग रही थी। वेंडर ने एक्सप्लेन किया कि ये बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन नायक ने कीमत की परवाह किए बिना उसे खरीद लिया। एलिस की रिएक्शन देखकर उसने गेस कर लिया कि उसे ये पसंद आएगी। बाद में दोनों कैरेज से वापस लौटे और एलिस ने रिंग के लिए धन्यवाद कहा क्योंकि उसने रियलाइज किया कि इसमें एक मैजिकल क्रिस्टल है।
नायक ने कहा कि वो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसने रिंग इसलिए चूज की क्योंकि वो उस मोमेंट में परफेक्ट लगी। फिर उसने ये बताना डिसाइड किया कि उसे हीरो कहलाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन बनना चाहता है बिना किसी प्रेशर के जो इस टाइटल के साथ आता है। उसने सोचा कि शायद एलिस भी ऐसा ही फील करती होगी, क्योंकि उसे बचपन से ही सेंट कहा जाता है। तो उसने समझ लिया कि वो भी काफी प्रेशर में रही होगी। याद करते हुए कि रिंग में मैजिकल क्रिस्टल है, उन्होंने डिसाइड किया कि इसे टेस्ट करेंगे कि उसमें फुल मैना डाल दिया जाए तो क्या होगा। उसी समय रिंग ग्लोइंग होना शुरू हो गई और पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर दिया, जिससे नायक और एलिस दोनों शॉक्ड हो गए। उस रात कार्डिनल ने बटलर से पूछा कि वो नायक के बारे में क्या सोचता है। बटलर ने जवाब दिया कि क्लियर ओपिनियन देना मुश्किल है, क्योंकि लड़का दूसरों से बहुत अलग था। जब वे जानते थे कि एलिस एक सेंट है, तब उसने उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं किया, लेकिन जब वो उसके साथ होता था तो उसके साथ एक नॉर्मल गर्ल की तरह बिहेव करता था। इससे उसके इंटेंशन समझना थोड़ा ट्रिकी हो गया। कुछ दिन बाद जब कैपिटल में हॉलिडेज खत्म होने वाली थी, नायक के कंपेनियंस उससे मिलने आए और वे बिल्कुल शॉक थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो उनके पास आएगी। उन्होंने बताया कि हीरोइन महल में है, लेकिन उसने कहा कि वो बात करने आई थी और अपने फियांसे के बारे में जानना चाहती थी। फिर हीरोइन राजा के सामने आई, जिन्होंने बताया कि उसके और ब्लंट टैग के लिए एक स्पेशल मिशन है। पास के बस स्टॉप पर खाने पीने के रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्हें अभी कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक एंशिएंट ड्रैगन ने उस एरिया को घेर रखा था और उसे डिफीट करना जरूरी था। चूंकि वे दोनों मैजिशियंस थे, उन्हें ड्रैगन की ब्रेथ्स को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी थी। हालांकि नायक इतना एक्साइटेड नहीं था कि सिर्फ वे दोनों ही मिशन पर जाएंगे। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक पावरफुल आदमी अंदर आया। ब्लंट ने उसे इंस्टेंटली पहचान लिया और ग्रीट किया। फिर वो आदमी नायक से मिला और कहा कि वो उससे मिलकर बहुत हैप्पी है। उसने कहा कि ये काफी इंप्रेसिव है कि नायक की ईच में ही उसने एक डेड ड्रैगन को डिफीट किया। उसने राजा को ये भी बताया कि वे उस ड्रैगन को तुरंत मारने के लिए निकलेंगे। ब्लंट टैग ने नायक को बताया कि वो आदमी क्रॉप है, जो कैसल के मैजिशियंस का लीडर था, और नायक ने क्रॉप से निकलती हुई इंक्रेडिबल मैजिकल एनर्जी देखी। कुछ ही मिनट्स में वे उस जगह पहुंचे जहां ड्रैगन था। क्रिस्टोफ ने कहा कि पहुंचते ही वे जल्दी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि मॉन्स्टर को एफिशिएंटली डिफीट किया जा सके। इस बीच यूरिच में नायक के कंपेनियन से कैसल से एक अर्जेंट मैसेज भेजने को कहा। जब नायक और उसका ग्रुप ड्रैगन को खत्म करेंगे तो उसकी मौजूदगी के कारण हिडन मॉन्स्टर्स फ्री हो जाएंगे और आसपास के सिटीज पर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने उनसे उन मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए एक स्क्वाड बनाने को कहा। नॉर्मली उस एरिया के नोबल्स ये काम करते थे, लेकिन अगर ये काम नोबल्स पर छोड़ दिया जाता तो वह एक्स्ट्रा लैंड और रिवॉर्ड्स डिमांड करते। चूंकि राजा चाहते थे कि नायक ही इस मिशन को हैंडल करे, क्योंकि वे जानते थे कि वो कोई अनफेयर डिमांड नहीं करेगा और अभी तक कोई आर्मी मौजूद नहीं थी, इसलिए एल्विन को रिक्रूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। इससे नायक थोड़ा डर गया, लेकिन एरिक ने सपोर्ट देने का वादा किया और बताया कि कमांड संभालना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि घर के बाहर कई वॉरियर्स थे जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने और नायक के साथ फाइट करने के लिए एक्साइटेड थे। कुछ आवर्स बाद एल्विन अपनी फुल आर्मी के साथ सिटी में मार्च कर रहा था। वे कैंप पहुंचे और मॉन्स्टर्स के अराइवल का इंतजार करने लगे। उस रात युवा लोग एलिस को भी वहां देखकर शॉक्ड थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने हीलिंग मैजिक वाले प्रीस्ट से हेल्प मांगी थी। एलिस ने कहा कि वो भी नायक को ढूंढने के लिए उस एरिया से गुजरना चाहती थी, लेकिन बाकी लोग बोले कि वो वहां नहीं है, क्योंकि उसे अगली मॉर्निंग ड्रैगन के एनकाउंटर के लिए रेडी होना चाहिए। अगले दिन नायक क्रॉप और ब्लंट टैग के साथ साइट पर पहुंचा। क्रॉप ने सबसे पहले एक्शन लिया। उसने अपना मैजिकल आर्मर एक्टिवेट किया, एक ग्रेनेड समन की और ड्रैगन पर अटैक किया, जिससे बैटल ऑफिशियली शुरू हो गई। नायक और ब्लंट टैग ने क्रॉप की फाइट को अमेजमेंट से देखा। मैजिकल आर्मर ने उसे ऑब्स्टिकल से प्रोटेक्ट किया और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट किया। ब्लंट टैग ने वार्न किया कि उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि आर्मर में एक्सेसिव मैजिकल पावर थी। उसने अनुमान लगाया कि क्रॉप ड्रैगन को वीकन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि नायक उस पर फाइनल स्ट्राइक लगा सके। कुछ मिनट्स की इंटेंस फाइट के बाद क्रिस्टोफ ने सिग्नल दिया और नायक ने अपनी सारी मैजिकल एनर्जी कंसंट्रेट की, जल्दी से घर लौटने की इच्छा के साथ। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो ड्रैगन को फाइनली डिफीट करने में सफल रहा। बाद में तीनों ड्रैगन की बॉडी के पास पहुंचे और नायक ने उसे अपने बैग में सिक्योर कर लिया। ब्लंट टैग ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उन्होंने मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट किया, और नायक ने रिप्लाई किया कि उन्होंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इन सब के बावजूद मैजिशियंस ने नायक को एनकरेज किया, क्योंकि ड्रैगन के पार्ट्स काफी वैल्यूएबल थे और उससे अच्छी खासी रकम अर्न की जा सकती थी। मिशन कंप्लीट होने के बाद से ही ये बात उसे मोटिवेट करती रही। हालांकि क्रिस्टोफ ने बस स्माइल करते हुए वार्न किया कि टफेस्ट मोमेंट अभी आने वाला है। नायक ने रिस्पॉन्ड किया कि अंत में जो मॉन्स्टर्स आएंगे वो बस वीक ओपोनेंट्स होंगे। हालांकि ब्लैनर ने याद दिलाया कि एल्फ्रेड की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसने मैसिव नंबर्स ऑफ मॉन्स्टर्स का सामना किया था, जिन्होंने उसे कुछ आवर्स बाद ही ओवरवेल्म कर दिया था। वॉर टाइम कैंप में एलिस हीलिंग प्रीस्ट के साथ इंजर्ड सोल्जर्स की केयर कर रही थी। सभी उसे चर्च की सेंट कहते थे और ये जानकर रिलीफ महसूस करते थे कि वो उन्हें ट्रीट करने के लिए वहां थी, स्पेशली जब मैनी प्रीस्ट्स पहले से ही माना डिप्लीशन का सामना कर रहे थे। हेल्प करते हुए एलिस ने सोल्जर्स को फ्रंटलाइन फाइटर्स की अप्रिशिएट करते सुना, क्योंकि उनके एफर्ट से इंजरीज कम हुए।
फिर भी उसने कहा कि मॉन्स्टर्स बहुत पावरफुल थे और सिचुएशन केओटिक थी। जैसे जैसे आवर्स बीतते गए, एलिस माना का ज्यादा इस्तेमाल करने से एग्जॉस्ट हो गई और अपनी एनर्जी फास्ट डिमिनिश होती महसूस की। जब उसने फिर से मैजिक कास्ट किया, उसने देखा कि उसकी रिंग ग्लोइंग है, जिससे उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिली हीलिंग के लिए। इस तरह वो देर रात तक सभी इंजर्ड की हेल्प कर पाई। फिर उसने बाहर जाकर थोड़ी रेस्ट लेने का डिसीजन लिया। तभी स्माइलिंग सोल्जर उसके पास आया और ड्रैगन को डिफीट करने वाले नायक बहुत ही ब्रेव वॉरियर के प्रति कमिटमेंट की प्रेस की। सोल्जर ने कहा कि जब से नायक हीरो बनकर आया है, सभी सोल्जर्स का मोरल बढ़ा है। एलिस के लिए ये जानकर ऑनर की बात थी कि उसकी एंगेजमेंट ऐसे पावरफुल पर्सन से हुई है। एलिस को याद आया कि नायक ने कहा था कि सब उसे हीरो मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बनना चाहता है। उसने भी रिजॉल्व किया कि अगर नायक फ्रंटलाइन में लड़ रहा है तो उसे भी इंजर्ड की हेल्प करनी चाहिए, भले ही उसकी पर्सनल एनर्जी खत्म हो जाए। साथ ही उसके पास कुछ मेडिकल नॉलेज भी था, जिससे सोल्जर्स को जिंदा रखने में मदद मिली। इन सब की एक्टिविटीज के बीच में अगला दिन आया। एलिस अभी भी जरूरतमंदों का इलाज कर रही थी कि एक सोल्जर चिल्लाया कि फ्रंटलाइन सोल्जर्स ने बैटल जीत लिया है। ये सुनकर सब खुश हुए, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद एक और सैनिक हेल्प मांगने आ गया, क्योंकि मिस्टर ब्राउन मायर बुरी तरह घायल हो गए थे। एलिस घबरा गई। उसे लगा कि शायद ये वही हीरो है। वो बिना सोचे समझे वहां भागी, लेकिन पहुंचकर उसे झटका लगा, घायल उसका अपना भाई था, क्योंकि हमारा नायक तो बिल्कुल फाइन खड़ा था, उसे खरोच तक नहीं आई थी। एलिस ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, मगर लॉन्ग एग्जॉस्शन की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब वो होश में आई तो खुद को नायक के पास पड़ा पाया। वो उसके लिए कुछ लाने ही वाला था कि एलिस ने उसे सॉफ्टली मना कर दिया। उसने धीरे से कहा कि अब उसे यह समझ लेना चाहिए वो कोई महान हीरो नहीं, बस एक सिंपल इंसान है।